चलिए तो हम बात कर लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री की। तो सरफेस केमिस्ट्री एक सिंपल सी बात हमें कहता है कि वो फिनोमिना जो कि सरफेस पर बेस्ड होता है, सरफेस फिनोमिना पर बेस्ड होता है, उसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, आप लोग को याद करनी है। एक तो है सरफेस, ठीक है। इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों, याद रखना, एड्सॉर्बेंट, ठीक है। और एक होता है जो चिपकने आया है, जो चिपकने आया है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट। तो जब एड्सॉर्बेंट पर चिपक रहा होता है या एड्सॉर्बेंट की सरफेस से जा रहा होता है, इन सभी फिनोमिनास को, इन सभी प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। बेसिकली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील कर रही है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद सरफेस फिनोमिना इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। दो हमारे फिनोमिना होते हैं, एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन। बड़े ध्यान से समझना एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन क्या है। जब मैं एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एड्सॉर्बेट रहा होगा जो जाके अपने पुराने बॉन्ड तोड़ेगा और जाके एड्सॉर्बेंट की सरफेस से, एड्सॉर्बेंट की सरफेस से क्या फॉर्म कर लेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, जिसमें एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। दूसरा है डिसऑर्प्शन, इसके अंदर भी साफ नाम में उल्टा लिखा हुआ, डी मतलब होता है रिमूव करना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एड्सॉर्बेट को रिमूव कर रहे हैं। कहां से रिमूव कर रहे हैं, एड्सॉर्बेंट से। एड्सॉर्बेट को रिमूव करना एड्सॉर्बेंट से इज नोन एज डिसऑर्प्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑर्प्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। इससे एक साथ एक चीज और समझने वाली है यहाँ पे जो हमें याद करनी है। एक टर्म आती है ऑक्लूजन। एक सेकेंड, एक टर्म आती है बच्चों ऑक्लूजन और एक टर्म आती है आपकी ज़ॉर्प्शन। दोनों का डिफरेंस समझ लो। ज़ॉर्प्शन आप तब इस्तेमाल करते हो जब आपका एडजॉर्प्शन प्लस एक फिनोमिना होता है एब्जॉर्प्शन, ये दोनों जब एक साथ हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ज़ॉर्प्शन, ठीक है। क्या होता है दोनों में डिफरेंस अभी समझाऊंगा। और एक होता है आप लोगों का ऑक्लूजन। ऑक्लूजन का मतलब है जब कोई गैस स्टिक्स, जब कोई गैस चिपकती है ऑन सरफेस ऑफ मेटल, मेटल की सरफेस पर जब कोई गैस चिपकती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्लूजन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या है, एड्सॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। यहाँ पे वर्ड लिख दिया मैंने, साइमल्टेनियसली जब ये दोनों हो रहे होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या नाम देते हैं, एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज ऑक्लूजन, चिपकने वाला कौन है, गैस, यानी कि एड्सॉर्बेट क्या है, गैस, और मेटल की सरफेस यानी कि एड्सॉर्बेंट क्या है, मेटल। तो इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, ऑक्लूजन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस यस सर। सर। ठीक है। यस सर। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, अब आता है ये पढ़ लिया हम लोगों ने, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है सरफेस फिनोमिना से, उसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद आता है एड्सॉर्प्शन जो हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ चीज़ों को समझने का कंसेप्ट। जब मैं बात कर रहा हूँ एड्सॉर्प्शन का, तो एड्सॉर्प्शन बच्चों याद रखना ये सरफेस फिनोमिना है। ये कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना। इसमें होता क्या है, इसमें सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बल्क के। सरफेस फिनोमिना और सरफेस फिनोमिना के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑन सरफेस इज मोर इन कंपैरिजन टू बल्क। बल्क के कंपैरिजन में सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है।
इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं एड्सॉर्प्शन, ठीक है। और एक टर्म होती है हमारी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन याद रखिएगा, ये रहा एब्जॉर्प्शन, ये बल्क फिनोमिना है, पहली बात तो ये याद रखना, ये कैसा फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना, जिसमें जो आपका सब्सटेंस है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है सरफेस के ऊपर। डिसऑर्प्शन हम पढ़ चुके हैं, डिसऑर्प्शन का मतलब क्या था, रिमूवल, किसका रिमूवल, एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्बेंट से रिमूव होना, एड्सॉर्बेट का रिमूवल किससे, एड्सॉर्बेंट से रिमूव होना इज नोन एज डिसऑर्प्शन, ठीक है। एड्सॉर्बेट वो सब्सटेंस है जो एड्सॉर्ब होगा, एड्सॉर्बेंट वो मीडियम है बेसिकली, वो मीडियम या फिर वो सब्सटेंस जो किस में प्रेजेंट है, बल्क में, यानी कि मोर कंसंट्रेशन में, या वो सरफेस जिसके ऊपर आपका एड्सॉर्बेंट चिपक रहा है उसको हम लोग एड्सॉर्बेंट कहते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे समझिएगा इसके बाद। एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ ही लिया, जब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली होता है उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ध्यान रखना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रीजन क्या है, इसका अगर प्रॉपर लैंग्वेज लिखेंगे तो ये होगा ड्यू टू presence of residual unbalanced forces on the surface, it acts as exothermic process। देखो होता क्या है बच्चों, ये एक्सोथर्मिक क्यों है, इसके पीछे समझ लो रीजन। इसके पीछे रीजन इतना सा ही है कि जब आप किस चीज को किस चीज पर चिपका रहे हो, तो चिपकाने से पहले पुराने वाले बॉन्ड्स टूटेंगे, पुराने वाले बॉन्ड्स टूटेंगे और नए वाले के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर पुराने वाले बॉन्ड टूट रहे हैं, नया वाला बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इस दौरान भी एनर्जी निकलेगी। तो जब एनर्जी बाहर निकल ही रही है तो प्रोसेस कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो रेसिड्यूअल अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, ये प्रोसेस कहलाती है आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली कहते हैं कि क्या एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है, आंसर है यस, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बिकॉज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच को ये बहुत आसानी से फॉलो करता है। कैसे, देखो एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है ये हमें पता है, तो डेल्टा एच की वैल्यू तो नेगेटिव है ही। अगर किसी भी रिएक्शन को फिजिबल होना है, क्या होना है, फिजिबल, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच क्या है, पहले से ही नेगेटिव है, माइनस अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहाँ लिख देता हूँ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तब क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टी डेल्टा एस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होगी तो बाहर साइन कौन सा है, माइनस, और इधर भी साइन कौन सा है, माइनस। तो आप मुझे बताओ डेल्टा जी की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है, हाँ या ना। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है यस सर। सभी को। सर एक बार रिपीट कर दो। फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों होती है, क्योंकि पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, इस दौरान एनर्जी बाहर निकलती है। और अगर सिंगल लाइन में आंसर लिखना हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल अनबैलेंस फोर्सेस ऑन द सरफेस, मतलब रेसिडुअल मतलब क्या होता है, बची हुई, अनबैलेंस मतलब जो प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं हो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। कह रहा ये रेसिडुअल अनबैलेंस फोर्सेस जो सरफेस पे मौजूद है, इनकी वजह से जो प्रोसेस होती है कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। फिर वो पूछ रहा है आपसे कि क्या एड्सॉर्प्शन आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या फिजिबल प्रोसेस है, आंसर है यस, इट इज वेरी वेल फिजिबल। क्यों फिजिबल है, क्योंकि ये फॉलो करती है गिब्स एनर्जी की इक्वेशन, जो कि क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नाउ व्हाट इज डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी, व्हाट इज डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज, व्हाट इज टी, टेम्परेचर, एंड व्हाट इज डेल्टा एस, एंट्रोपी। अब रिएक्शन सरफेस केमिस्ट्री में फिनोमिना हो रहा है, ऑब्वियसली बात है एड्सॉर्प्शन, तो डेल्टा एच की वैल्यू मुझे पता है नेगेटिव है, तो अगर मैं इस कंडीशन पे टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो टी डेल्टा एस ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो बाहर साइन क्या है, नेगेटिव साइन है।
नेगेटिव ऑफ नेगेटिव आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओवरऑल वैल्यू डेल्टा जी की नेगेटिव हो जाएगी। आप कहते हो टेम्परेचर मत बढ़ाओ, आप कहते हो टेम्परेचर इंक्रीज मत करो, आप एंट्रोपी की बात करो। आप मुझे बताओ एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है? जब बॉन्ड बन रहे हैं, पुराने सर बॉन्ड टूट इंक्रीज के, हो रही है। अच्छा, पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बन रहे हैं। बॉन्ड बनना, बंधना, अगर कोई चीज बंध रही है तो क्या वो फ्री है? जल्दी बोलिए। पहले पार्टिकल फ्रीली मूव कर पा रहा था, अब वो बॉन्ड बना के बैठ गया। अगर वो बॉन्ड बना के बैठ गया तो आप मुझे बताओ क्या उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी या कम हो जाएगी? कम। फिर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा आंसर डेल्टा जी की टर्म्स में आ जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। अब आगे समझिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड में आपसे पूछा जाता है, आप लोगों को याद करना है। एटलीस्ट इसमें 5 पॉइंट्स आपको याद आने चाहिए 3 मार्क के लिए। फिजिकल एड्सॉर्प्शन, नाम में ही डेफिनेशन है फिजिकल, मतलब ये रिवर्सिबल हो, क्योंकि बॉन्ड कैसा है, फिजिकल। केमिकल एड्सॉर्प्शन, नाम में ही डेफिनेशन है, केमिकल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा होगा। तो कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन में? आंसर है वैन डेर वाल्स फोर्सेस। केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा जरूरत नहीं है, इस पॉइंट को रहने दो, कोई काम का नहीं है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? ऑब्वियसली बात है, जब बॉन्ड का नेचर ही, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ही कम है, तो आप वापस एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट से हटा सकते हो, इसलिए प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल। केमिकल एड्सॉर्प्शन जनरली पहले तो होती नहीं, लेकिन जब हो जाए तो एक बार वो परमानेंट इफेक्ट शो करती है, इसलिए कैसी होती है, इरिवर्सिबल। फिर आता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एक टेबल है लोहे का, आप इस पे चॉक पाउडर डालो, आप इस पे पानी डालो, ठीक है, तो नहीं चॉक पाउडर डालो, ऑयल डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस प्लास्टिक के टेबल के ऊपर, आयरन नहीं, प्लास्टिक का टेबल मान लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि चॉक डालोगे तब भी साफ हो जाएगा, ऑयल डालोगे तब भी साफ हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक नहीं है कि क्या चीज डलनी चाहिए, कुछ भी डाल सकते हो आप इसके ऊपर। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन, मान लो अब यही जो टेबल है वो आयरन का, और अगर आयरन का टेबल है तो क्या नहीं डालना है इसके ऊपर, पानी डाले, पानी नहीं डालना। अगर आप पानी डालोगे तो क्या कर जाएगा, कोरोजन कर जाएगा, रस्टिंग। ठीक है ना, रस्टिंग कर जाएगा। इसीलिए प्रोसेस कैसी है, ये स्पेसिफिक है, इसके अंदर जो डलने वाले एड्सॉर्बेंट है वो भी स्पेसिफिक होते हैं, तभी एड्सॉर्प्शन होती है ये वाली, अदरवाइज एड्सॉर्प्शन होती ही नहीं। अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन में बॉन्ड पहले ही वीक है, अगर आपने हल्का सा हीट और कर दिया तो जो एड्सॉर्बेंट है वो तुरंत भाग जाएगा, इसीलिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन होने के लिए टेम्परेचर हमारा लो होना चाहिए, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये लगातार कम होता चला जाएगा। एम आई क्लियर? अब केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं। जब नई सरफेस थी, ऑब्वियस सी बात है, एड्सॉर्बेंट की नई सरफेस थी, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस ढक रही है, जैसे जैसे सरफेस ढकती जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जल्दी जल्दी कंबाइन करती जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सरफेस का मैक्सिमम एरिया कवर हो चुका होगा। अब जब कवर हो चुका होगा, आप जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा लें, तो उसके बाद टेम्परेचर का असर उसके ऊपर नहीं रहता। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल एड्सॉर्प्शन, तो आप सिंपली लाइन लिख के आ जाना, इट फर्स्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, देन लेटर ऑन इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, अभी अगर टेबल के ऊपर चौक डाल रहे हो, फिर ऑयल डाल दिया, फिर आपने जेली डाल दी, फिर एन नंबर ऑफ चीजें डाल दी, तो उन सबकी क्या बनती जाएगी, लेयर बनती जाएगी, इसीलिए इसका नेचर कैसा होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर। लेकिन अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं, तो आयरन के ऊपर जब एक बार, जब तक रस्ट की पूरी लेयर लग नहीं जाती, आयरन के ऊपर रस्ट की जब तक लेयर लगेगी नहीं, वो रस्ट की जो नीचे वाली, मेटल की नीचे वाली लेयर है, वो खराब नहीं होगी। एटलीस्ट पहले ऊपर वाली लेयर पूरी तरीके से खराब होती है, फिर रस्ट नीचे पहुंचती है। तो इससे क्या फायदा हो गया, चल गया पता मुझे कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है, जबकि ये क्या है, मल्टीमॉलिक्यूलर, ठीक है। अच्छा, गैस जो आप फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे आप चिपकाने की कोशिश कर रहे हो, उस गैस का मुझे क्रिटिकल टेम्परेचर पता होना जरूरी है। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, यानी कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आप गैस को लिक्विफाई नहीं करोगे या कर नहीं पाओगे, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर ध्यान रखना कि मुझे पता होना चाहिए, क्यों, कहीं मैं इतना टेम्परेचर ना लगा दूं कि गैस क्या कर जाए, लिक्विफाई कर जाए। और गैस को लिक्विफाई करना मेरा पर्पज नहीं है, मेरा पर्पज है गैस को सरफेस पर चिपकाना, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसी कोई कोरिलेशन नहीं होती।
आई होप एम आई क्लियर, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो गुड, अगर ये समझ आ गया। अगेन 2 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, आपसे पूछेगा, एक सेकेंड, वो बोलेगा राइट द फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स। तो ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, कौन कौन से फैक्टर है जिस पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट, ऐसा ना हो जो एब्जॉर्बेट है उसका नेचर ही चिपकने वाला ना हो, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो उसकी। तो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने ऊपर और चिपकने के रेट पर। अगर नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट यानी कि आसानी से आपने उसको प्रेशराइज किया तो चिपक रहा है, तो उसका नेचर जो है आसानी से सरफेस केमिस्ट्री करेगा यानी सरफेस फिनोमिना करेगा। अगर पार्टिकल की टेंडेंसी एस्केपिंग ज्यादा है तो आपको उसे कराने के लिए हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा और टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। ये कंडीशंस बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी अगर उस एब्जॉर्बेट का नेचर प्रॉपर नहीं है तो। सिमिलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है इसके अंदर सरफेस एरिया का। याद रखना, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतना एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। इसीलिए हम जानते हैं कि टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि पाउडर चीज का सरफेस एरिया क्या होता है, पाउडर्ड चीजों का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादा। चीजों को हमेशा पाउडर्ड फॉर्म में लिया जाता है। प्रेशर की बात करें तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर प्रेशर तक लगाने पे, एट पर्टिकुलर लिमिट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इट इंक्रीजेस, पहले बढ़ता है। ठीक है, वही वाला एग्जांपल कि पहले सरफेस खाली थी, लगातार एड्जॉर्बेंट पे चिपकता चला गया, आपने प्रेशर लगाया तो और जल्दी काम हो रहा है। लेकिन तब क्या, जब सरफेस पूरी तरीके से ढक जाए, जब सरफेस पूरी तरह ढक जाएगी तो क्या होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर के भी वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। एम आई क्लियर टू ऑल? सही है, Yes, sir. कंसेप्ट समझ आ गया। एक्टिवेशन की अभी कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, एक्टिवेशन वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मोमेंट। अब आते हैं मिस्टर फ्रेडरिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इन्होंने क्या जादू करा, इन्होंने एक सिंपल सी बात कही। इन्होंने कहा ऐसा है, ये जो x अपॉन m ग्राफ है, पहले समझ लो होता क्या है। x अपॉन m, x इज द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब जो चिपकेगी, और m क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो बेसिकली आप अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब अपॉन मास ऑफ एड्जॉर्बेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, P इज प्रेशर। आप देखिए ग्राफ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं मैं, और वो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, और ये तीसरा। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जब मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ तो इट इज मोर ओवर लीनियर, है ना। यानी कि ये जो इन्होंने फॉर्मूला बनाया, ये था x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n, वेयर n इज एन इंटीग्रल नंबर, जो बेसिकली एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ आया। n एक इंटीग्रल नंबर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 में n की वैल्यू क्या रही होगी, आंसर होगा 1। n की वैल्यू 1 क्यों रही होगी, बताओ जल्दी से एक बार, व्हाई इट इज 1? Sir, linear. ग्राफ Linear. कैसा बन रहा है, लीनियर बन रहा है, और वो तभी हो पाएगा जब x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होगा। और वो कब होगा, जब n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब ग्राफ सेकंड पोर्शन में आपने क्या नोट किया, सेकंड पोर्शन में आपका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, रिटार्ड हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है घटता कब है, जब p की पावर कितनी होगी, वैल्यू घटेगी। 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी, छोटी Body. बड़ी होगी। अच्छा हाँ, बड़ी हाँ, जितनी बड़ी वैल्यू बड़ी होगी वो 1 अपॉन में आ रही है ना। तो सेकंड पार्ट में n की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। तो x अपॉन m जब मैं करूंगा तो p की पावर 1 अपॉन n होगा, जहाँ पे n की वैल्यू बड़ी है तो वैल्यू फ्रैक्शन उतना छोटा हो जाएगा। ये वाली जो थर्ड लाइन आप देख रहे हो, थर्ड वाली, इसमें आप नोटिस कर रहे हो कि लाइन बिल्कुल पैरेलल हो गई है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, मैथ से पढ़ा आप लोगों ने।
यानी ग्राफ कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट। ये थोड़ी थोड़ी देर पहले हमने ये तो पढ़ रहे थे कि प्रेशर लगाओगे शुरुआत में तो बढ़ेगा, फिर धीरे 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 घटना शुरू हो जाएगा, फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट कब होगा, जो ऑब्वियस सी बात है, एन की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बोलो, थर्ड केस में 0. 0। वेरी गुड। x अपॉन m में ये जो ग्राफ चल रहा है इसमें n की वैल्यू 0 कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन n इज इक्वल्स टू, देखो p की पावर 1 अपॉन n है, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, इट बिकम्स इंडिपेंडेंट, ए कांस्टेंट वैल्यू। एम आई क्लियर टू ऑल, Yes, sir. Yes, sir. सभी को समझ आ रहा, प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से, सिर्फ एक ही बच्चों को समझ आया, गुड गुड। आरुष, अभिनव, अभिषेक, अरित्रा, केशव, नंदनी, रिदम को समझ आ गया, शाहजहां, तविश, क्लियर है, ओके सर क्लियर है। क्लियर है सर। चलिए आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कह रहा है इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन भी अगेन 1 मार्क के लिए पूछा जाता है आपसे, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, गैस मास्क में, और आप जानते हो गैस मास्क में क्या लगाते हैं हम लोग, एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल। चारकोल जो होता है ना, एक्टिवेटेड चारकोल बहुत पोरस होता है, मगर ये किसे पास होने देता है अपने में से, ऑक्सीजन को पास होने देता है और हैवी गैसेस को पास होने नहीं देता। ठीक है, याद रहेगा, आगे समझते हैं। अब कह रहा है इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, देखिए हम कलर्स के अंदर, ये आप लोगों ने टीएलसी में पढ़ा होगा कि एक मिक्सचर में बहुत सारे कलर्स मौजूद है, मान लो रेड इंक है या पिंक इंक दिखाई दे रही है, इस इंक में हो सकता है ब्लू कलर हो, इस इंक में हो सकता है ग्रीन कलर हो, इस होता है इस इंक में येलो कलर हो। ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं हमें, ये कलर्स क्यों दिखाई देते हैं, कलर का दिखाई देने का कारण उसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। जितना रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा उतनी देर तक आप चिपके रहेंगे, जितना आपका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होगा उतना ही कम आपका जो एड्सॉर्प्शन होगा, रिटार्डेशन फैक्टर होगा, कम हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने क्रोमेटोग्राफी में नोटिस किया होगा कि जो रेड कलर होता है उसका स्पॉट सबसे ऊपर तक जा रहा होता है, कारण क्या है, उसका कारण क्या होता है कि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम। फिर इसकी एप्लीकेशन एक और याद रखिएगा, इसकी एप्लीकेशन का यूसेज बहुत सारे हैं वैसे तो, वैक्यूम बनाने में इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं हम लोग। आपको याद होगा सिलिका जेल, सिलिका जेल आपकी जैकेट्स, आपके बैग्स, आपके शूज, जितने भी नए नए आते हैं, छोटे छोटे पाउच मिलते हैं आपको उसके अंदर, छोटे छोटे चॉकलेट्स की फॉर्म में पाउच होते हैं, वो जो होते हैं सिलिका जेल होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, वो किसी तरह की तरीके से भी मॉइस्चर को उस पर्टिकुलर जगह पे रहने नहीं देते। ठीक है, तो इससे बेनिफिट होता है कि ये एनहाइड्रस कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में आप लोगों ने पढ़ा था जब हमने एनायन एक्सचेंज मेथड किया था, एक होता है कैटलिस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ZSM5, और ये क्या करता है, बड़ी बड़ी हैवी इंप्योरिटीज को अपने ऊपर चिपका के सेटल डाउन हो जाता है। ऐसे ही सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में आपकी फिटकरी का इस्तेमाल, जिसे हम लोग एलम कहते हैं, एलम का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एलम क्या करता है, ये भी आयनाइज होने के बाद पानी के अंदर मौजूद जितनी भी हैवी हैवी इंप्योरिटीज हैं उनको लेके सेटल डाउन हो जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल, ये कांसेप्ट समझ आ गया सभी को? ठीक है, इसका वैसे एक इस्तेमाल और भी होता है शुगर इंडस्ट्री में, जो शुगर बनती है ना उसको साफ करने के लिए आप एनिमल चारकोल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एनिमल चारकोल उस शुगर में जितनी भी गंदगी और जो कलर है उसको वो डीकलराइज कर देता है, उससे पास होने के बाद चीनी बिल्कुल साफ फॉर्म में बाहर निकलती है। ओके, आगे समझिए। अब आता है आपका बिल्कुल नया टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं कोलॉइड्स, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है ना, ये जनरली आता नहीं वैसे, पर इसमें से एक सेकेंड, इसमें से 1 मार्क के लिए आप याद रख लीजिएगा, 1 मार्क के लिए आपको ढंग से जो फॉलो करना है वो है कोलॉइड्स के बारे में, लेकिन जानकारी आपको तीनों की होनी चाहिए। ये 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आपको कभी डिफरेंस आ गया तो आ गया। देखो ट्रू सॉल्यूशन आप जानते हो, चीनी को पानी में घोला, पूरी तरीके से घुल गई, पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे थे, पानी की गैप में जाके चीनी के पानी बैठ गए, ऐसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। कोलॉइड्स और सस्पेंशन में समझ लेना है, कोलॉइड्स दिखते तो होमोजीनियस है,
मगर होते क्या असल में वो हेट्रोजीनियस, और सस्पेंशन तो होते ही साइज इतना बड़ा उनका कि वो हेट्रोजीनियस होती है। अब इसके अंदर का याद करने वाली जो बात है ना, वो इनका डायमीटर का साइज। जो डायमीटर होता है ट्रू सॉल्यूशन का इसके पार्टिकल का, वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर से इसके डायमीटर जो होता है पार्टिकल का छोटा होता है। जब कोलाइड्स की बात करते हैं तो डायमीटर जो इसके पार्टिकल्स हैं वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है, यानी 1 × 10⁻⁹ से 1000 × 10⁻�9 मीटर होता है। जबकि सस्पेंशन की बात करें तो इसके पार्टिकल जो होते हैं वो 1000 × 10⁻⁹ नैनोमीटर से बड़े होते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? अब बात करें फिल्टर पेपर की। ट्रू सॉल्यूशन आसानी से पास हो जाएगी, सस्पेंशन बिल्कुल पास नहीं होगी, कोलाइड्स भी पास नहीं होते फिल्टर पेपर से। इनको रोकने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अल्ट्रा फिल्टर्स। ये क्या होते हैं पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ट्रू सॉल्यूशन को आप माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, ठीक है, तो जबकि कोलॉइड्स का पार्टिकल क्योंकि ये हेट्रोजीनियस होता है इसीलिए आप इसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, और सस्पेंशन को तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर किसी को, इजी टॉपिक है ये। बच्चों टेबल लर्न कर लेना, यहाँ लर्न कर लो तो बढ़िया बात है, अदरवाइज सॉल्यूशन में लर्न करना पड़ेगा। 1 मार्क क्वेश्चन, एक सेकेंड, 1 मार्क क्वेश्चन कई बार आया हुआ है इसके अंदर। आपसे बोर्ड में एग्जामिनर क्या पूछता है, सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोल इसको एग्जाम में पूछ लेगा। व्हाट काइंड ऑफ डीपी एंड डीएम आर प्रेजेंट फॉर स्मोक। तो आप क्या लिखोगे? when dp is solid and dm is gas we get aerosol and the example is smoke। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेगा। बताओ मिल्क क्या है? when dp is liquid when dm is liquid they are forming emulsion, example milk। तो इस तरीके से आपको इसे याद करना पड़ेगा, एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। ठीक है, इस टेबल को लर्न कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब बच्चों अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम बात करते हैं सोल की। सोल बेसिकली क्या टर्म है? अभी तक तो हम सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप पढ़ेंगे सोल। देखो जब सॉल्यूशन बोल रहे थे तो दो चीजें कौन कौन सी थी सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में दो चीजें थी आपकी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, ये कहलाता है आपका सॉल्यूशन। लेकिन यही चीज जब बन जाती है आपकी सोल, तो सोल में याद रखिएगा दो चीजें कौन कौन सी होती हैं। सोल में एक होता है डीपी और एक होता है डीएम। समझने के लिए इसे समझ लो, डीपी मतलब डी स्टैंड्स फॉर डिस्पर्जन, पी स्टैंड्स फॉर फेज, यानी कि जो बिखरेगा। एंड व्हाट इज डिस्पर्जन? मीडियम जिसमें बिखरेगा। डीएम हो गया आपका डिस्पर्जन मीडियम। तो बेसिकली जो सॉल्यूट है ना, वो तो कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे आपका डीपी की तरह, और जो सॉल्वेंट है वो कैसा बिहेव कर रहा है आपका डीएम की तरह। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह की सोल बनती है। सोल एक होती है लायोफिलिक और एक होती है लायोफोबिक। कौन कौन सी? लायोफिलिक और लायोफोबिक। दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। एटलीस्ट 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आपका बोर्ड में आपको मिल जाएगा। डिस्टिंग्विश में इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश। पहले हम लायोफिलिक की बात करते हैं। कहते हैं बनाने का क्या तरीका है? इसको डायरेक्टली मिक्स करना होता है। किसको मिक्स करना होता है? डीपी को आप डीएम में डायरेक्टली मिक्स कीजिए, शेक कीजिए। क्या तैयार हो गया आपका? शेक करते ही आपका ये डीपी प्लस डीएम शेक किया, क्या तैयार हो गया आपका? लायोफिलिक कोलॉइड। ठीक है, और इसका एग्जांपल दिया इन्होंने। आपने गम ले लिया, गम को पानी में डाल दिया, जिलेटिन रबर को पानी में डाल दिया, और यहाँ पे डीएम कौन है आपका? डिस्पर्जन मीडियम बता रखा है। तो जो गम आप डालते हैं पानी के अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे मान लो ये पानी है और ये आपकी गम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाटर है, ठीक है। इस वाटर में आपने गम डाल दिया। गम मान लो ये व्हाइट व्हाइट पोर्शन गम है, जो ये हट रहा है ना, ये व्हाइट व्हाइट पोर्शन गम है आपका। ठीक, तो ये जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन है ये पानी के अंदर कैसा है? सस्पेंडेड है, लटका हुआ है। अब ये पूरी तरीके से घुला नहीं हुआ और पानी के अंदर है भी,
तो ऐसी सोल को हम लोग क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलाइट बोलते हैं। ये पानी के अंदर बैठ चुकी है क्योंकि इसने आयंस का एक्सचेंज किया हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग सेल्फ स्टेबलाइजिंग सोल भी कहते हैं। मगर ये जो बीच में बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं होते, यानी कि सोल के जो बॉन्ड्स हैं वाटर के सोल बनते दौरान, जो ये जो डीपी है इसके डीएन के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं बन रहे होते, इसीलिए बच्चों ये कैसी सोल हो जाती है, रिवर्सिबल। मतलब कंडीशन चेंज कर दोगे तो वापस आपको डीपी और डीएन सेपरेट कर सकते हो उसमें आप, ठीक है। अब कुछ बातें जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई आपको आनी चाहिए। पहली चीज, अगर मैं विस्कोसिटी की बात करूं तो लायोफिलिक सोल की जो विस्कोसिटी होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, पूरी तरीके से नहीं है, मतलब हर जगह पे गम नहीं मिलेगा, वाटर और गम जो है पूरी तरीके से नहीं घुले हुए, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म विस्कोसिटी रखता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म विस्कोसिटी है तो व्हाट अबाउट टिंडल इफेक्ट, इसमें से आपने अगर लाइट पास करी तो क्या होगा, अगर इसमें से आप लाइट पास करते हो, ठीक है, तो लाइट पास करने के बाद यहां से जैसे आप लाइट पास करोगे तो लाइट पास करने के बाद इसमें स्कैटरिंग तो होगी, मगर स्कैटरिंग कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी, स्कैटरिंग होगी नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि थिकनेस कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस है, नॉन यूनिफॉर्म विस्कोसिटी है, इसीलिए टिंडल इफेक्ट होने पर जो कंपाउंड बनता है और टिंडल इफेक्ट इस सॉल्यूशन में से नॉन यूनिफॉर्म होता है। लायोफोबिक की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा सब कुछ। पहली बात तो ये बनते नहीं, आसानी से बनते नहीं, इसे बनाने के लिए आपको यूज करने पड़ते हैं केमिकल मेथड्स। क्या यूज करने पड़ते हैं, केमिकल और मैकेनिकल मेथड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ठीक है। इसको जोड़ने के लिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको बाहर से कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मुझे एक सॉल्यूशन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज के आयंस है, मुझे उसको सेटल डाउन कराना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज आयंस हो, जो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करे और न्यूट्रलाइज करके उसके पार्टिकल्स को हैवी करे, नाउ दे कैन इजीली सेटल डाउन। तो उस केस में लायोफोबिक कोलाइड्स के अंदर आपको बाहर से कुछ ना कुछ एक्सटर्नल डालना पड़ता है, तब जाके वो स्टेबलाइज होता है। लेकिन एक बार जब ये बन गया तो ये कैसी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका एग्जांपल हो गया गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल और आर्सेनिक सल्फाइड सोल। इन चारों की प्रिपरेशन आपके नोट्स में दी हुई है, काइंडली गो थ्रू इट। जिनके पास नोट्स नहीं है मैं इसके साथ लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा, वो जरूर देख लीजिएगा। तो चारों प्रिपरेशन आप कर लीजिएगा, ये भी आपका 3 मार्क क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। आई होप दिस कंसेप्ट ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। अब